एमडीकेट के पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं उनको हल करने का ये सिलसिला है और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 आखिरी था। आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक। इसको ज़रा एक जनरल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लें। मोस्ट आयनिक, मोस्ट कोवेलेंट, इसका डिपेंड किस चीज़ पे है? देखिएगा कि ये जो डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। याद रखें कि आयोनिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो अगर आप इस टेक्निक को इसको जहन में रखेंगे तो आप इसे आसानी हल कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। थर्ड पीरियड को मैं बना देता हूँ। यह है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम और फिर इसके बाद है एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, यहाँ पर फिर पोटाशियम है। तो अब ज़रा देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आता है। ये है पोटाशियम। तो देखिए इसमें अगर आप एक कॉमन चीज़ देखें तो सबके क्लोराइड हैं, तो ये क्लोरीन है ये वाला। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। इन दोनों में ये जो सल्फर और क्लोरीन है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम है, फिर इधर ज्यादा है फास्फोरस के साथ, क्लोरीन वही है, सिलिकॉन के साथ और भी ज्यादा, एल्यूमिनियम के साथ और भी ज्यादा, मैग्नीशियम के साथ और सोडियम के साथ फिर सबसे ज्यादा है। ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड ये भी आयनिक है। फिर इसने दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये देखें डिफरेंस कम हो गया है। फिर इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया है तो डिफरेंस और भी कम हो गया है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो पोटाशियम की सोडियम से भी कम है, तो ये जो फर्क है ये वाला सबसे ज्यादा बनता है। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो होगा पोटाशियम क्लोराइड। तो इन सब में पोटाशियम क्लोराइड जो है वो मोस्ट आयनिक कंपाउंड है और इस तरह आप मालूम कर सकते हैं कि मोस्ट कोवेलेंट कौन सा होगा, वो होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये मोस्ट कोवेलेंट है, पोटाशियम क्लोराइड मोस्ट आयनिक है। फास्फोरस एसिड, याद रखिए कि फास्फोरस एसिड लोअर स्टेट की बात हो रही है, फास्फोरिक एसिड नहीं है। H3PO3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड बिहेव्स एज, पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा, और ये बिहेव करता है एज मानो बेसिक एसिड। मानो कहते हैं वन को, बेसिक एसिड का मतलब है कि ये एक OH आयन को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। एक्चुअली तो ये कहता है कि ये एक हाइड्रोजन आयन देता है। डाई बेसिक का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ट्राई बेसिक का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन आयन देता है। तो जरा देखें इसके स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन तो इसमें 3 है, लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिएगा ये फास्फोरस एसिड है, तो ये ऑक्सीजन इधर बाउंड है एक, इसके साथ है OH, फिर एक और OH है, ये हाइड्रोजन यहां पे बाउंड है, ये वाला, ये फास्फोरस के साथ बाउंड है। तो याद रखिए कि जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो ये ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होता। फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले ले। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है टू फास्फोरस ये डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये हाइड्रोजन डिसोसिएट होते हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये वाला डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो फास्फोरस एसिड जो है तो ये डाई बेसिक एसिड हो गया। हाँ, इसके मुकाबले में फास्फोरिक एसिड जो है P, ये देखें P और फिर O, फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे तीनों जो हाइड्रोजन है वो थ्रू ऑक्सीजन बाउंड है। तो फास्फोरिक एसिड जो है तो ये ट्राई बेसिक है, ये 3 हाइड्रोजन आयन देगा। फास्फोरस एसिड डाई बेसिक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, जब गैसियस आयन पानी में डिसॉल्व हो जाए और डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए, इंतहाई डाइल्यूट, ताकि हर आयन जो है, कैटायन जो है,
तो उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी के एनफ मालिक्यूल हो। आप एनाइन भी ले सकते हैं। तो जब गैसियस आयंस हो, मिसाल के तौर पे सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस, यहां पे मैं सोडियम आयन की बात कर लूं तो अगर 1 मोल सोडियम आयंस आप लेते हैं गैसियस स्टेट में और वो पानी में डिजॉल्व हों, देखिए यह है सोडियम आयंस है, गैसियस स्टेट में है और ये पानी में डिजॉल्व हो गए और ये आ गए हैं एक्वस स्टेट में। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये है -389, इतने किलो जूल पर मोल जो है ये एनर्जी रिलीज होती है। सो ये देखिए कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, जो खारिज हो जाए या जज़ब हो जाए when 1 mole of gaseous ions are dissolved in 1 mole of water. No, water ज्यादा होना चाहिए। 1 mole of ions in solid state they are dissolved in water. No, ये फिर heat of solution कहलाता है। 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to give infinitely dilute solution। देखिए infinitely का मतलब इस तरह होता है कि ये जो आयंस हैं 1 मोल सोडियम आयन, इनके गिर पानी के मालिक्यूल मौजूद है बॉन्डेड, और फिर भी एक्स्ट्रा मालिक्यूल वाटर के मौजूद है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर कहते हैं 1 मोल ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट दे आर डिसॉल्व्ड टू फॉर्म कंसंट्रेटेड। नो, तो इस वक्त हमारे पास ये वाला जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये वाला आंसर सही है। कहते हैं कि कैल्शियम इज फाउंड इन नेचर इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, दिस इज कमर्शियली कॉल्ड। ये जो चीज है तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां तक ये आयनिक कैरेक्टर वगैरह के थे, और इसके बाद जो है ये कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने सबको कंबाइन कर दिए 2003 से ये यहाँ तक 2023 तक, ये सारे मैंने एक ग्रुप में रखे हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको मुसलसल मिलते जाएंगे ताकि आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो ये मेमोरी बेस्ड है और ये फार्मूले आप ज़रूर याद रखें। तो जिधर भी आपके बुक में कोई कंपाउंड है और उसका कॉमन नाम है तो याद रखें कि तमाम कंपाउंड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से वो तमाम कंपाउंड्स आप एक पेज पर या लिख लें, और जिधर आप स्टडी कर रहे हैं तो दीवार के साथ उसको लगा लिया, उस पर लगा लिया करें, और उसे सुबह दोपहर शाम आप देख लें तो आपको ये ज़रा प्रैक्टिस कर लेंगे हाथ से तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। अच्छा, तो ये फिर हमारे पास है, कहते हैं कैल्शियम, ये वाला कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो है एप्सम साल्ट। तो एप्सम साल्ट जो है वो ये वाली चीज़ है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये हेप्टाहाइड्रेट है H2O। अच्छा, डोलोमाइट जो है तो ये हमारे पास होता है कैल्शियम का कार्बोनेट है और इसके साथ मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो मैग्नीसाइट है ये सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये। अच्छा, और ये जो है ये जिप्सम है, ये जो फार्मूला है तो ये जिप्सम का फार्मूला है। अब इसके साथ एक और क्लोज फार्मूला है, अगर ये है 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट 1 और ये 2 तो फिर ये कहलाता है जिप्सम। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट फॉर एग्जांपल 2 है और इसके साथ एक H2O है, या फिर इसको अक्सर इस तरह लिखते हैं कि एक कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, तो फिर ये जो है इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये कहलाता है प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं। तो इस वक्त ये जिप्सम का फार्मूला है। पोटाशियम इज फाउंड इन नेचर इज कार्नलाइट, इट्स कंपोजिशन इज। तो देखिए ये हमारे पास कार्नलाइट क्या है, ये जो फार्मूला है ये फेल्डस्पार का फार्मूला है। फेल्डस्पार आपकी बुक में ये मौजूद है, फेल्डस्पार कार्नलाइट का ये फार्मूला है। ये पोटाशियम क्लोराइड है और ये एक रैंडम फार्मूला है। रैंडम फार्मूला ये होता है कि जो बुक में नहीं होता लेकिन एग्जामिनर बस अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मिला मिला के कोई इक्वेशन आपको दे देता है, तो ये इस तरह का रैंडम फार्मूला है। तो कार्नलाइट का वो फार्मूला आता है। नेक्स्ट, milk of magnesia is used for the treatment of acidity in stomach. Its formula is, देखिए स्टमक में एसिड है HCl, तो जो एसिडिटी होती है कभी कभार आप स्टमक में एसिडिटी फील करते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए बेसिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर आपके पास जो है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, ये कंपाउंड है। ये दूसरा जो है तो ये स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर, डिपेंड कि ये डिजॉल्व है या नहीं है डिजॉल्व, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और वो कैल्शियम सल्फेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, देखें सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसको
हम कहते हैं कैल्सिनाइट, बोरेक्स, डायस्पोर, बॉक्साइट। तो ये बोरेक्स कहलाता है। ये है कैल्सिनाइट। कैल्सिनाइट का फार्मूला है Ca2B6O11 और इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है तो ये है 5, तो 5H2O। फिर बोरेक्स है, उसका ये फार्मूला है। डायस्पोर और बॉक्साइट बड़े सिमिलर इनके फार्मूले हैं। कंपाउंड बोरेक्स जो है दैट इज यूज्ड इन बोरेक्स बी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैटाइंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। इस वक्त हमसे बोरेक्स का पूछा जा रहा है। बोरेक्स तो हम जानते हैं कि जहां पे आप देख सकते हैं तो ये कंपाउंड जो है ये बोरेक्स है, लेकिन बात कर लेते हैं कि ये बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है। ये एक टेस्ट है, शॉर्ट वर्ड्स में बता दूं। बोरेक्स बीड टेस्ट जो है ये कैटायन की डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। मिसाल के तौर पे कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है। तो ये कैटायन जो होते हैं मेटल, आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस मेटल का कंपाउंड है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट को काफी सारे मेटल्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, हमने सबसे पहले लेना है प्लैटिनम वायर। ये प्लैटिनम वायर है, एंड में एक लूप बना दें। ये प्लैटिनम वायर का हैंडल है, लूप बना दिया। अब आप, ये है प्लैटिनम वायर, ये अब आप यूं कर लें कि इसे फ्लेम में रखें। फ्लेम में, बर्नर में इस तरह रखेंगे। ये लूप जो है गोल सा जो बन गया, और जैसे ही ये प्लैटिनम वायर खूब गर्म हो जाए तो एक कंटेनर है और उसमें बोरेक्स का पाउडर है, और इसको फौरन उसमें डिप कर ले। वो सॉलिड है, पाउडर है, लेकिन जैसे डिप करेंगे तो ये चूंकि गर्म है तो बोरेक्स इसके साथ अटैच हो जाएगा। और फिर आप इसे दोबारा फ्लेम में रखेंगे तो ये जो H2O है ये वाला, ये उड़ जाता है और आपके पास यहां पे एक बीड बन जाती है, एक दाना, एक छोटा सा दाना सा बन जाएगा। और वो जो बीड है मैं ये बना देता हूं कि ये बीड बन गया है। ये बीड जो है ये एक्चुअली B2O3 है, ग्लासी होगा, शीशे की तरह होगा बिल्कुल। तो ये बीड बन गया। अब दोबारा से अलॉन्ग विद बीड दोबारा से गर्म करें और अब आपके पास ये वो साल्ट है जो आप मालूम करना चाहते हैं कि किस मेटल का है। मिसाल के तौर पे कोबाल्ट नाइट्रेट आप ले लें, कोबाल्ट सल्फेट ले लें। अब जैसे ही ये बीड गर्म हो गई तो दोबारा से साल्ट में डिप कर लें, तो साल्ट के कुछ क्रिस्टल इसके साथ अटैच हो जाएंगे और दोबारा से खूब गर्म कर दें। और फिर आप देखें कि कलर क्या है। तो जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह होगा। इस तरह का रिएक्शन है कि ये जो बोरान ऑक्साइड है B2O3, तो ये उस मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा और वो मेटल इस हीटिंग के दौरान ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ये ऑक्साइड था, उसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा कोबाल्ट बोरेट, मेटाबोरेट जिसे हम कहते हैं अक्सर। तो ये होगा Ol2। और ये जो है ये सॉलिड है और ब्लू इसका कलर होता है। तो अगर आपने बीट टेस्ट परफॉर्म किया, बोरेक्स बीट टेस्ट, और बीट का कलर ब्लू आता है तो डेफिनेटली ये कोबाल्ट का साल्ट है। तो ये है हमारे पास बोरेक्स का फार्मूला। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिलिका इज, तो ये सिलिका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सोडियम सिलिकेट है। सिलिका, या जिसे हम कहते हैं सैंड, सैंड में मेजर कंपोनेंट सिलिका ही है। सैंड वही सैंड है जिसमें सीमेंट डाल के कंक्रीट वगैरह के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट व्हेन फ्यूज्ड विद सैंड इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट विच इज कॉमनली नोन एज। देखिए ये रिएक्शन है, ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। और फिर इसको हमने ये देखें फ्यूज्ड विद सैंड, सैंड जो है वो सिलिका है SiO2। तो जब आपने इसको हीट कर दिया तो प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इस हाई टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है गैसीय स्टेट में। अब ये जो सोडियम सिलिकेट है, और साथ साथ ये भी याद रखें कि ये पोटाशियम सिलिकेट भी हो सकता है। अगर आप पोटाशियम कार्बोनेट या कोई और साल्ट लेते हैं पोटाशियम का, तो सोडियम सिलिकेट और पोटाशियम सिलिकेट दोनों को हम कहते हैं वाटर ग्लास। सोडियम सिलिकेट जो है तो ये वाटर ग्लास कहलाता है। याद रखें ये ग्लास की कोई किस्म नहीं है, लेकिन चूंकि ये लगता है ग्लास की तरह, इसको कहते हैं वाटर ग्लास। और इसकी फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, पॉटरी वगैरह में, और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उनके ऊपर इसकी लेयर जो हैं वो लगाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो बाकी चीजें जो हैं, सोडा लाइम ग्लास, तो ये सोडा लाइम ग्लास है, यानी इसमें सोडा है यानी Na2O, फिर लाइम, सोडा लाइम ग्लास, तो लाइम इसमें है यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और ग्लास जो है ज्यादातर ग्लास में
6 जो है वो सिलिका आता है, SiO2 6 पार्ट। और तकरीबन सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये भी याद रखें कि हम ये इस तरह के ऑर्डर में लिखते हैं कि ये परसेंटेज सबसे कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ये सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास है सोडा लाइम ग्लास, फिर वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है, जिना ग्लास जो है, और पायरेक्स ग्लास। तो याद रखें कि दोनों एक चीज़ है। जिना ग्लास जो है ये जनरल एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। पायरेक्स ग्लास जो है तो ये ब्रांड का नाम है वही जिना ग्लास, लेकिन ये एक ब्रांड का नाम है। और ये जो ग्लास है पायरेक्स ग्लास, इसको हम एक और नाम देते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, बिकॉज इसमें सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड, लेकिन इसके साथ बोरान ऑक्साइड भी होती है। ये है जिना ग्लास और पायरेक्स ग्लास, तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास है, यानी इनमें बोरान ऑक्साइड होती है। इनका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंजन है तो बड़ा कम होता है। यानी अगर आप इसका जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, लेबॉर्ट्री ऑपरेटस से जिसको आप इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो वो ज़्यादातर पायरेक्स ग्लास के बनाए जाते हैं। बिकॉज अगर आप टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे फ्लेम में, तो चूंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंजन इसका नहीं है, बहुत कम है, तो ये एक्सपेंड नहीं होगा अपॉन हीटिंग। और जब एकदम से टेप यानी पानी के नीचे रखेंगे तो फिर ये कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये टूटेगा नहीं। लेकिन सोडा लाइम ग्लास जो है ये बड़ा जल्दी टूट जाता है अगर आप इसे हीट कर लें। तो इस वक्त वाटर ग्लास आंसर है। नाइट्रिक ऑक्साइड वाज पास्ड थ्रू फेरस सल्फेट। नाइट्रिक ऑक्साइड ये चीज है, यानी NO है, was passed through ferrous sulfate solution. A brown colored compound was found. The formula of the compound is, तो देखिए रिएक्शन कुछ यूं होता है, ये है हमारे पास आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, यह आपने पास कर दी है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा Fe, यहां पे है नाइट्रो ग्रुप है, और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है और उसके बाद फिर सल्फेट होगा। इसको हम कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ये इसका ज़्यादा बेहतरीन फार्मूला है, बिकॉज इसमें आपको पता चल जाता है कि ये कम्प्लेक्स आयन है, वो नॉन कम्प्लेक्स आयन है। लेकिन इसको जनरली इस तरह लिखते हैं कि आयरन सल्फेट, इस तरह लिख लेते हैं, अक्सर जगहों पे ये लिखते हैं आयरन सल्फेट और NO, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो ये जो कंपाउंड है ये बनता है ये वाला, और ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, ये दो मिनरल्स हैं। इट इज द फार्मूला ऑफ, देखिए ये जब होगा ना तो ये एपेटाइट मिनरल होते हैं, लेकिन जब इसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड है ये आ जाता है तो ये फिर कहलाएगा क्लोरोएपेटाइट, नो ये कहलाएगा फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट। अगर ये याद रखें कि अगर इधर कैल्शियम क्लोराइड हो CaCl2 तो फिर क्लोरोएपेटाइट कहलाएगा, और अगर कैल्शियम फ्लोराइड है तो फिर फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट कैल्शियम क्लोराइड, और फ्लोरोएपेटाइट तो कैल्शियम फ्लोराइड अगर इसके साथ है। फास्फोराइट जो है ये सिंपल ये चट्टानें होती हैं जहां पे कैल्शियम फास्फेट है, फास्फेट की का जो चार्ज आते तो वो 3 है, वो इधर लगा ले, कैल्शियम का 2 है तो वो आप इधर लगा लेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोक्लोरस एसिड। इसको भी याद रखें जरा, जनरल एक चीज है, क्लोरस एसिड जो है तो वो हम जो अस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये लोअर स्टेट होता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना फेरस ऑक्साइड, तो ये आयरन का लोअर स्टेट है, ठीक है जी, +2। जब आप कहते हैं फेरिक ऑक्साइड तो आयरन का हाई स्टेट है, यानी फेरस ऑक्साइड होगा FeO और फेरिक ऑक्साइड होगा Fe2O3। तो ये हमारे पास है, ये कहते हैं कि हाइपोक्लोरस यानी क्लोरीन का लोअर, देखिए हाइपो उससे भी लो और क्लोरस से भी लो, तो देखिए हमारे पास ये है एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं HClO2, ये है HClO3। ये कंपाउंड कहलाता है, चलिए मैं इनके साथ नाम लिख लेता हूं, ये है हमारे पास HClO2, HClO3, ये कहलाएगा क्लोरस एसिड, ये है क्लोरस एसिड। ये कहलाता है क्लोरिक एसिड, यानी हाई स्टेट है। कैसे? तो आप मालूम करें ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का है 2, 2 ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, 2 2s are 4 तो -4 इसका है, +1 ये है तो माइनस,
4 से ये हो गया है -3, तो फिर ये होगा +3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है क्लोरस स्टेट, तो ये है +3। अच्छा, फिर ये है क्लोरिक, तो ये हाई स्टेट है। जरा देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 3 2s are 6, तो -6 हो गया। एक हाइड्रोजन है +1, तो -5 हो गया है, तो क्लोरीन का इसमें क्या होगा +5। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे HClO4 देखें, तो ये क्लोरिक है और उससे ज्यादा जो होगा वो फिर कहलाता है पर क्लोरिक। ये है पर क्लोरिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ज्यादा है, ऑक्सीजन का -2, ये 4 ऑक्सीजन है, 4 2s are 8, -8 हो गया, +1 है तो -7 हो गया, तो ये जरूर +7 है। अच्छा, अब क्लोरस से जो और भी लो होगा, यानी आप ऑक्सीजन और भी कम कर लें, तो आपके पास ये आ जाता है, ये है, जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, ये है HClO, एक ऑक्सीजन और भी कम कर दिया, तो अब इसको हम कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2, इसका +1, तो ऑक्सीजन का आ गया -1, तो क्लोरीन का है +1। तो ये है हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड, ये है क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो है कहता है कि फार्मूला ऑफ द मस्टर्ड गैस इज, मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में WW1 में जर्मनी ने इसका बड़ा इस्तेमाल किया था। मस्टर्ड गैस है क्या और क्यों कहते हैं? एक तो ये याद रखें कि ये गैस नहीं है, बल्कि ये एक लिक्विड है। एक्चुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट 217 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो मस्टर्ड गैस है, फार्मूला इसका आता है, सल्फर है, जरा स्ट्रक्चर को देखें, CH2, फिर CH2, यहां पे है क्लोरीन, फिर सल्फर के साथ अगेन यही ग्रुप अटैच है, CH2, CH2 और क्लोरीन। इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस कहते हैं। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 217 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आता है और ये एक लिक्विड है। तो फिर गैस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको स्प्रे किया जाता है। तो ये मस्टर्ड गैस है और टॉक्सिक है, केमिकल वेपन है और जहरीला है इंसानों के लिए, बाकी जानवरों के लिए। तो ये जो फार्मूला है इन्होंने कंडेंस कर दिया, एक ग्रुप ये वाला और फिर ये वाला ग्रुप, बिल्कुल H2S की तरह है। आप सिर्फ ये है कि सल्फर है तो H2S ये होता है। और अब आपने यहां पे कौन सा ग्रुप लगाया? क्लोरोइथाइल। सो आपके पास क्लोरोइथाइल, क्लोरोइथाइल, डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड है ये। तो हमारे पास मस्टर्ड गैस जो है इधर भी Cl2, C2H2, C2H3, C2H4, Cl और फिर 2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आता है, बाकी फार्मूले जो है ये गलत हैं। नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सी बात गलत है? देखिए, कहते हैं कि ज़ीनान इज द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द रेयर गैसेस। ये बात ठीक है, बिकॉज ज़ीनान के कंपाउंड्स हैं। ज़ीनान जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ज़ीनान फ्लोराइड्स बनाता है बहुत सारा, XeF2 और इस तरह XeF4 वगैरह। ज़ीनान ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, ज़ीनान ऑक्साइड भी बनाता है। तो ज़ीनान जो है वो रिएक्टिव है, नोबल गैसेस में ज़्यादा रिएक्टिव है। हीलियम, नियान और आर्गान, दे आर रियली नोबल गैसेस। हीलियम, नियान, आर्गान उनके कंपाउंड्स नहीं है, ज़ीनान और रेडान के कंपाउंड्स हैं। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, ये भी ठीक है। वो कहते हैं नॉट करेक्ट। तो रेडान इज ऑब्टेन्ड बाय द डिके ऑफ रेडियम, यस, रेडियम की डिके होती है तो रेडान बनती है। मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस, नोबल गैसेस को रेयर गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये कहते हैं कि द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज हीलियम। नो, ये हीलियम नहीं है बल्कि ये आर्गान है, आर्गान। और इसकी जो परसेंटेज बनती है 0.9%। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, वो है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21% और फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आर्गान गैस है जो कि तकरीबन 1% यानी 0.9% जो है ये आर्गान गैस मौजूद है। तो बाकी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में